टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी में उपचुनाव में जहां 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने नाम की घोषणा करी तो फूलपुर से पूर्व विधायक दीपक पटेल को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद उनके घर पर समर्थकों की भीड़ दिखाई दी। और साथ ही दीपक पटेल ने क्या प्राथमिकताएं होंगी उनकी इस चुनाव में जीतने के बाद, और किस तरह से अगर आशीर्वाद मिलता है तो जनता के लिए क्या करेंगे, क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, पिछले 7 साल में डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रयागराज के निवासी आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए हैं वो ऐतिहासिक काम हुआ। इसीलिए दूर दूर तक कहीं कोई चुनौती हमें दिख नहीं रही। क्या है मुद्दे यहाँ पर और किस तरह का? देखिए, मेन मुद्दा विकास का था और पिछले आप लोगों भी इसके गवाह होंगे कि पिछले 7 सालों में जो प्रयाग में विकास के काम हुए हैं वो ऐतिहासिक हैं, वो 70 सालों में नहीं हुए थे। तो आम जनता को दिख रहा है, आम जनता उस सुविधा का उपयोग कर रही है। विपक्ष ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहा है। विपक्ष क्या, अखिलेश जी खुद ध्रुवीकरण करते हैं, उनकी हर बात में हर शब्द में ध्रुवीकरण रहता है। तो ध्रुवीकरण तो उन्होंने ही शुरू किया। किससे चुनौती मानते हैं? चुनौती नहीं दिखती कहीं दूर दूर तक, हम लोग जीतेंगे। 18,000 के वोटों से लोकसभा में इस विधानसभा सीट पर आप लोग पिछड़े थे, इस अंतर को कैसे पूरा करेंगे? देखिए, हर चुनाव की अपनी परिस्थितियां होती हैं, अपने इशूज़ होते हैं, मुद्दे होते हैं, माहौल होता है। पिछले लोकसभा के चुनाव में जो एक आरक्षण और संविधान को लेकर जो एक फ्रेम किया गया, एक झूठा दुष्प्रचार किया गया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आज लोग जान गए हैं और अपनी गलती का आम जनमानस एहसास कर रहा है कि नहीं, से गलत हुआ, इन लोगों ने ठगा हमें। और जो एक गुब्बारा बना था, एक बबल बना था, वो फूट चुका है और आम जनमानस की आस्था योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में 100%। दीपक, एक बड़ा सवाल ये है कि जमुना पार से आप 3 बार लड़े और सीधा गंगा पार विधानसभा। देखिए, प्रयागराज एक जनपद है, मैं यहीं निवास करता हूँ, तो इसको गंगा पार और जमुना पार की सीमाओं में मत बांधिए। मेरी माता जी यहाँ 5 बार जिला पंचायत की अध्यक्ष रहीं, अभी पिछले बार वो सांसद रहीं फूलपुर से। तो सब गंगा पार जमुना पार, एक जनपद प्रयागराज एक है, ये कोई सीमा नहीं है। उसके लिए हम लोग, ये सीमा ना बने इसके लिए 2 पुल बन चुके हैं और 3 बन रहे हैं। महाकुंभ को जहां नो प्लास्टिक जोन बनाने की तैयारी है, जहां पिछली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ कुंभ का संदेश 2019 में दिया था और सफाई कर्मियों के पैर भी धोए थे, मगर इस बार महाकुंभ को 2025 को नो प्लास्टिक जोन बनाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। और ऐसे में नगर निगम के लोगों ने सड़कों पर उतरकर लोगों से अपील की है कि प्लास्टिक का सामान का उपयोग ना करें और शहर को नो प्लास्टिक जोन बनाएं, क्योंकि इंसान से ज़्यादा प्लास्टिक की आयु होती है और प्लास्टिक से अगर हम अपने शहर को और देश को मुक्त करते हैं तो हम स्वच्छता की ज़िंदगी जी सकते हैं। और ऐसे में स्वच्छ कुंभ बनाने के लिए लोगों को जागरूक और प्रेरित करते दिखाई दिए और घोस्ट बना के अनोखे अंदाज में लोगों को जागरूक और प्रेरित किया। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। हमारा उद्देश्य स्वच्छ महाकुंभ बनाना, इस कुंभ को प्लास्टिक फ्री महाकुंभ का रूप देना हमारा उद्देश्य है। और इसके तहत हम लोग शहर के अलग अलग व्यावसायिक क्षेत्रों में जाकर अलग अलग प्रकार की एक्टिविटियां कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, दुकानदारों को जागरूक कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं कि अपने शहर में सफाई व्यवस्था को बनाए रखें। दूसरा, हम लोग अलग अलग वेशभूषा का तैयार करके, जैसे अभी हमने प्लास्टिक का घोस्ट बनाया है। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है और प्लास्टिक को यदि हम आज नष्ट नहीं करेंगे, यदि प्लास्टिक का उपयोग करना बंद नहीं करेंगे तो आने वाला जो हमारा भविष्य होगा वो अंधकार की तरफ जा रहा है। और देश दुनिया से इस महाकुंभ में जो करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे, वह एक अच्छा मैसेज लेकर जाएं प्रयागराज को। और इस कुंभ को हम तभी साकार बना पाएंगे जब हमारे शहर में स्वच्छता पर्याप्त मात्रा में बनी रहेगी, 100% स्वच्छता बनी रहेगी। आज हम लोगों ने एक घोस्ट के माध्यम से एक हर दुकान दस्तक अभियान चलाया है, जिसमें दुकानदारों को यही बताया है कि आने वाला भविष्य हम सभी का, यदि हमने पॉलीथीन का उपयोग बंद करना नहीं स्टार्ट किया तो सभी हम इस तरीके से प्लास्टिक की घोस्ट की तरह बन जाएंगे। यह हमारी जीवन शैली में हमें प्लास्टिक को हटाना पड़ेगा। मेरा नाम रोहित चंदेल है, प्रयागराज नगर निगम की आईईसी टीम सृष्टि वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस से हूँ। डरा नहीं रहे सर, पॉलीथीन को मुक्त बना रहे हैं कि आप लोग भी समझें और दूसरों को भी जागरूक करें।
कि अपना महाकुंभ बहुत बड़ा मेला लगने वाला है 2025 में महाकुंभ। तो देश विदेश से करोड़ों लोग आएंगे पावन धरती पर स्नान करने के लोग। अच्छा प्रभाव होगा। प्रयागराज में गए थे, बहुत ही सुंदर नगरी बनेगा, अपना शहर स्वच्छ और प्रयागराज सुंदर बनेगा। आगामी महाकुंभ को देखते हुए जहां सुरक्षाकर्मी पहले से पहुंच गए और उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो वहीं आज रिजर्व पुलिस लाइन के संकल्प सभागार पंडाल में जहां वीरेंद्र पाठक साहित्यकार पत्रकार द्वारा जनपद के प्रमुख दर्शनीय स्थलों, प्रमुख मंदिर, मठ एवं अखाड़ों आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई और संगम में ड्यूटी करने के साथ कैसे पुण्य कमाया जा सकता है और यहाँ पर पुण्य अर्जित करके क्या लाभ मिलता है, इस पर उन्होंने विस्तार पूर्वक पुलिस कर्मियों को समझाया और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए दिखाते हैं आपको। बहुत बढ़िया पैदावार होती, कभी नहीं होती। तो ये जो परंपरावादी है, जो खेती नहीं कर रहे हैं, वो तो राक्षस है, क्योंकि वो किस पे आश्रित है? वो कंदमूल पे आश्रित है, वो फलों पे आश्रित है। अरे आज से 10,000 साल पहले सब जंगल रहा होगा कि नहीं? अरे जरा जोर से बोलिए, हमें भी पता लगे। रहा होगा कि नहीं? ये जहां बैठे हैं इसको प्रयाग वन बोलते थे, वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख है। तो जब राक्षस की विशेषता क्या बताई गई है कि बिना खा के मर गए या खा के मर गए, तो जो खेती नहीं कर रहा है उसके सामने ही ये समस्या आएगी, क्योंकि तिथि और अदिति एक से देव हैं, एक से राक्षस है। ये दोनों बहनें हैं जिनका वंश चल रहा है। ये सब लिखा पढ़ी है कि एक से देव है और दूसरे से राक्षस है। जब पत्थर पाषाण युग है, हम आखेट कर रहे हैं, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। हर कैसे है, यज्ञ से क्या मतलब है आपको बताता हूं। नियंत्रित करना जान लिया था कि कैसे हमको अग्नि को नियंत्रित करना, और वो करते क्या थे? जंगल को जलाते थे खेती के लिए, और जंगल को जब जलाते थे तो पूजा करते थे। यही यज्ञ की प्रारंभिक अवस्था है। और ये जिसको बाद में देवता कहा गया, और इसको रोकता कौन था? प्रकृति को पूछने वाले तो दोनों थे। इस धरती में जो जीत के जाइएगा, हो के जाइएगा, वो 4 गुना आपको मिलेगा। मैंने अपने 28 साल के कैरियर में यहाँ बहुत सारे लोगों को देखा है, और तो मैं कह रहा हूं कि अपने दोस्त भारत माता की होगा। सभ्यता का विकास की कसौटी के आप प्रयोग अगर इसको कसिएगा तो आपको ये कहानी ज्यादा सत्य के पास थी, क्योंकि हमारा इतिहास को लिखा नहीं गया। हम कोई लिखने वाले तो थे नहीं कि अपनी बात पहले यूट्यूब में डाले कि मैं फला फला फला। हम रहने करते कैसे थे? हम बांस और मिट्टी का घर बनाते थे, और वहां से चीजें प्रतीक रूप में कही गई है जगह जगह। उसको जब हम देख समझा करते तो हमको ये कहानी ज्यादा सटीक लगती है। और गुरुकुल इतने बड़े हैं, इतनी कम पॉपुलेशन होगी, उस कम पॉपुलेशन में एक गुरुकुल की संख्या जो है जिसमें 10,000 कुलाधिपति है। ये कुलपति जो शब्द है वो, और उस गुरुकुल के जो कुलपति हैं वो है महर्षि भरत। फिर इसके बाद ये पीठ हो गई, और फिर लिखा जाने लगा भारद्वाज। अगर यहाँ कुलतों में भी है, आठुओं में भी है,
अन्य वर्ग के बनियों में भी है और अन्य वर्ग के लोगों में भी है। हम प्रयागराज के चर्चा कर रहे हैं, अब कुछ अगर मौका मिला तो तीर्थों पे आपको बता देंगे। इसलिए गुरुकुल में बताया नहीं का भी गुरुकुल था, यहाँ परशुराम भी रहते थे, बहुत सारी चीजें। अच्छा, ये गुरु थे कैसे? इनकी पत्नियां थी, द्रोणाचार्य इन्हीं के पुत्र, मान धर्म समय और कालांतर में 1954 तक 1854 तक, जब तक अंग्रेजों ने गुरुकुल को समाप्त नहीं किया और बाजार स्कूल लेकर नहीं आए, तब तक गुरुकुल की दो परंपरा थी। एक तो राजाश्रय या कोई समृद्ध व्यक्ति या जमींदार चलाता था, और या कोई जन सहयोग से जाके पैसा दे देता था। देखिए, हर बात जो मैं आपको बता रहा हूँ एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो राजाश्रय से हट के थे, जिसको समझ लीजिए ऐसे कि जो सरकारी अनुदान नहीं लेते थे, जो सरकारी अनुदान, क्योंकि राजा के क्षेत्र में रहेंगे तो आपको राजा की बातों में नहीं मानते तो हम प्रयागराज आ जाएंगे और यहाँ पे अपना शोध करेंगे और सारी चीजें। मेरे ख्याल से संक्षेप में जहाँ देश के कोने में अलग अलग तरीके से त्यौहार मनाया जाता है, मगर अहोई अष्टमी मनाने के पीछे क्या कारण है और इसके क्या महत्व है, क्या कुछ कहना है इस पर आचार्य पंडित बृजेंद्र मिश्रा का। आइए दिखाते हैं आपको क्यों मनाते हैं अहोई अष्टमी और किस तरह से करनी चाहिए पूजा अर्चना, क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं। अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। आपने भी देखा होगा कि चतुर्थी के दिन करवा चौथ मनाया गया। वह पति के या दूसरे शब्दों में कहें अपने सुहाग की रक्षा के लिए किया गया। उसमें चंद्रमा का पूजन किया गया और चंद्र उदय के साथ यह पूजन संपन्न हुआ। इसी के 4 दिन बाद अष्टमी तिथि को, जो कि इस वर्ष 24 तारीख को पड़ रही है, रात्रि में जब चंद्रमा जिस तिथि में रहते हैं, क्योंकि अष्टमी 2 दिन पड़ रही है, 24 और 25 को भी, दिन तो नहीं कहेंगे, रात्रि केवल 24 को मिल रही है, और उस दिन तारों के उदय के समय ये पूजा की जाती है। तारों को देख करके पूजा किया जाता है। इस तरह से करवा चौथ में हम चंद्रमा को देख करके पूजा करते हैं, इसमें तारों को देख करके पूजा करते हैं। अभी आपने पूछा कि किस चीज़ के लिए किया जाता है। कुछ क्षेत्र में संतान के रोग से बचाव के लिए, संतान की समृद्धि के लिए माताएं पूरे दिन व्रत रखती हैं, निर्जल व्रत रखती हैं, और जब तारों को देखते हैं सूर्यास्त के बाद, सामान्यतया इस बार 6:06 पर तारे दिखाई पड़ना शुरू हो जाएंगे मध्य भारत में, क्योंकि सूर्यास्त 5:42 पर होगा। तब ये व्रत तोड़ा जाता है और जिन चीज़ों से पूजा की जाती है, तारों की जो पूजन होता है, जिसमें खास करके गुड़ का पुआ बनाया जाता है। पुआ आटे से और उसमें गुड़ के साथ और घी के साथ वो एक अलग तरह से बना करके चढ़ाया जाता है देवताओं को, खासकर चंद्रमा या तारों को पूजा करने के लिए, और उसी को अपनी संतान को भी खिलाया जाता है और प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस तरह की जब पूजा पद्धति अपनाई जाती है तो उसको अहोई अष्टमी का पूजन कहते हैं। लेकिन हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उसमें इसका नाम है दाम्पत्य अष्टमी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो दंपति संतानहीन हैं, उनको संतान की प्राप्ति करनी है, तो वो डाब आप कह सकते हैं, कुश की डाब, वैसे दूब को भी कहा जा सकता है, मतलब इस तरह की एक प्रतिमा पार्वती और शिव की बनाई जाती है। उसका पूरी तरह से स्नान कराया जाता है, उसको चंदन आदि लेपन उस पर करते हैं, उसका हर तरह से पूजन करते हैं गंध आदि से, जिस तरह कहते हैं ना कि सर्वोच्चार करके उनका पूजन करते हैं। मंत्रों से भी पूजन किया जाता है शिव और पार्वती के। उसके बाद
जब तारे दिखाई पड़ जाते हैं, तारों का उदय हो जाता है, जैसा कि भी मैंने आपको समय बताया, यह 24 तारीख को व्रत रखा जाएगा और सायंकाल में जब तारा दिखाई पड़ेगा उस समय हम पूजा संपन्न करके जो भी पूजन सामग्री है वो लगभग उतनी ही मात्रा में वह सामग्री एक किसी ब्राह्मण को दे करके, उनको दक्षिणा आदि दे करके इस पूजा को संपन्न मानेंगे। और माताएं, अहोई अष्टमी में माताएं और जो दाम्पत्य अष्टमी मनाने वाले हैं यानी दंपति, पति पत्नी दोनों प्रभु का स्मरण करते हुए, पूजन करते हुए ब्राह्मण को उचित दान दे करके इस पूजन को संपन्न करेंगे। उसका उद्देश्य होता है एक संतान प्राप्त होना, इसीलिए इसे दाम्पत्य अष्टमी भी बोलते हैं और अहोई अष्टमी कहते हैं। अहोई अष्टमी का ध्यान वो लोग करते हैं जिनके पास संतान है, उसकी निरोगता के लिए और उसकी समृद्धि के लिए, उसके कैरियर के लिए वो हम पूजन करते हैं। और निसंतान दंपतियाँ भी शिव और पार्वती का विशेष रूप से पूजन करके यह व्रत संपन्न करते हैं। इस बार यह व्रत एक अच्छे मुहूर्त में पड़ रहा है। उस दिन गुरु पुष्य योग भी है, 24 तारीख को गुरुवार है और पुष्य नक्षत्र है। तो इस बार की जो ये अहोई अष्टमी की व्रत की स्थिति है वो बहुत पुण्यदायी और फलदायी है। तो इस चीज़ का हमारे जनमानस में अगर प्रचार प्रसार ठीक से हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहूर्त का लाभ उठा सकते हैं। इसमें किन चीज़ों से जो है पूजा करनी चाहिए? पूजा में जैसे मैंने बताया, अहोई अष्टमी में विशेषकर पूये का प्रयोग किया जाता है। मालपुआ भी कह सकते हैं उसका, वो गुड़ गेहूं का देसी घी में बनाई हुई अपनी एक पुडिंग है, हिंदी में उसे कह सकते हैं मालपुआ, उससे पूजा करते हैं। लेकिन दूसरे क्षेत्रों में शिव जी की पूजा हर तरह के पकवानों से और मिष्ठान से, फल आदि समर्पित करते हुए किया जाता है। मालपुए के साथ भी ये सब चीज़ें प्रयोग की जा सकती हैं। विशेषकर मालपुआ इसमें चढ़ाया जाता है, उसका ध्यान रखना आवश्यक होता है, अन्यथा व्रत में कमी मानी जाएगी या उनको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।